जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का महत्वपूर्ण क्लास में। आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड उत्पाद सिपाही का पेपर 2 का हिंदी विषय। और हिंदी में हम लोगों को पढ़ना है कृत्तिका भाग 2, क्षितिज भाग 2 और व्याकरण। जिसमें जो है कृत्तिका भाग 2 से जो है 4 क्लास ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसको हम अपने चैनल में अपलोड भी कर चुके हैं। इसके अलावा क्षितिज भाग 2 से भी जो है कुछ क्लास हम डाल चुके हैं। और आज हम लोग क्या देखेंगे, तो आज भी हम लोग देखेंगे क्षितिज भाग 2 में पद भाग, ठीक है। और पद भाग में आज कौन सा पाठ देखेंगे, तो आज हम लोग देखेंगे उत्साह अट नहीं रही है। और इस जो ये जो पाठ है उत्साह अट नहीं रही है, इसके लेखक कौन है और लेखक का परिचय क्या है वो डिटेल में देखेंगे, अर्थात कवि परिचय देखेंगे। इसके बाद इस पाठ से संबंधित जो एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है वो देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि अगर आपको जो है क्लास उपयोगी लगता है और आपको लगता है कि इसमें मेहनत किया गया है, तो आप लोग जो है इसको लाइक से लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और साथ ही अपना प्रतिक्रिया देने स्वरूप क्या है मैसेज भी कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो उत्साह अट नहीं रही है, इस पद को लिखने वाले कवि का नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। इनका जन्म 1899 में हुआ है महिषादल में, जो कि मेदिनीपुर जिला के अंतर्गत आता है। और राज्य की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आता है। लेकिन इनका पैतृक गांव कहाँ है? इनका पैतृक गांव गढ़ाकोला है, जिला उन्नाव यानी कि उत्तर प्रदेश है। यानी आप कह सकते हैं कि इनका जन्म कर्म कहाँ हुआ है? आपका पश्चिम बंगाल में। लेकिन इनका जो पैतृक है, अपना पूर्वज वाला गांव घर है, वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। इतना आपको याद रखना है। ये बात किनके बारे में हो रही? तो सूर्यकांत त्रिपाठी के बारे में, ठीक है। इनको सिर्फ क्या कहा जाता है? तो इन्हें सिर्फ निराला के नाम से भी जाना जाता है। बात करेंगे इनकी मृत्यु कब हुई, तो इनकी मृत्यु 1961 में हुई है। और इनकी शिक्षा अगर कहा जाए तो प्रामाणिक रूप से कितना हुआ है, तो 9वीं कक्षा तक मात्र पढ़े हैं। लेकिन अपने से स्वयं से पढ़ के, अर्थात स्वाध्याय के माध्यम से जो है इन्होंने संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी, संगीत और दर्शन शास्त्र का भी अध्ययन कर लिया था, अपने से, बिना स्कूल बिना कॉलेज जाए हुए, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब बात करेंगे निराला जी के पारिवारिक जीवन के बारे में, ठीक है। तो इनका पारिवारिक जीवन जो है अत्यंत दुख और संघर्षों से भरा हुआ था, ठीक है। काफ़ी परेशानी थी, उसके बावजूद जो है इतने बड़े ये कवि बन गए हैं, ठीक है। आप लोग के जो है छोटा मोटा परेशानी आता है, दुख आता है तो टूट जाते हैं, निराश हताश हो जाते हैं। लेकिन जितना भी अधिकतर कवि देखिएगा, लेखक देखिएगा, उनके जीवन में बहुत ज़्यादा जो है अत्यंत दुख पीड़ा से भरा रहता है, उसके बावजूद वे जो है महान कवि लेखक बन जाते हैं। अब इनका प्रमुख काव्य रचनाएँ कौन-कौन है? तो अनामिका है, परिमल है, गीतिका है, कुकुरमुत्ता है, नए पत्ते हैं। इनकी प्रमुख काव्य रचना है, ठीक है। अब इनके बारे में एक बात जो जानना ज़रूरी है, उसको हम यहाँ पर नोट करके लिख दिए हैं कि इनकी जितनी भी रचनाएँ हैं, यानी कि संपूर्ण रचनाएँ, निराला रचनावली नामक पुस्तक पर संकलित है। जितना भी इनका रचना है, सब एक ही जगह मिलेगा, कौन-सा बुक में? निराला रचनावली में, जो कि 8 भागों में प्रकाशित हुआ है। वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 करके 8 भागों में प्रकाशित है, ठीक है। अब इनकी देखेंगे कि भाषा शैली क्या है, तो कविताओं में तत्सम प्रधान खड़ी बोली और हिंदी भाषा का प्रयोग किया है। देखिए ये भी लोकल भाषा खड़ी बोली का प्रयोग किए हैं और साथ में क्या है, हिंदी भाषा का प्रयोग किए हैं। कौन? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। अब इनका छंद कौन सा है? तो इनका छंद मुक्त छंद की कविता ये लेखन करते थे। अब हम लोग देखेंगे उत्साह अट नहीं रही है पाठ से जो है एमसीक्यू क्वेश्चन क्या-क्या बन सकता है उसके बारे में, ठीक है। धैर्यपूर्वक पूरा पाठ देखिएगा, शुरू से लास्ट तक देखिएगा, अगर आपको सच में नौकरी लेना है तो, ठीक है। काफ़ी काफ़ी मेहनत के बाद हम ये जो पेपर 2 में आपको जल्दी से इस तरह से क्लास नहीं मिलता है, लेकिन हम लेके आए हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कभी, यहाँ कभी क्यों लिखा जाता है? जब भी कवि लिखते हैं कभी लिखा जाता है। कवि बादल में किसका स्वर सुनता है? पहला है रुदन, दूसरा है क्रांति, तीसरा है वेदना, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्रांति। बादल में कवि जो है क्या है? क्रांति सुनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि किस महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है? पहला है फागुन, दूसरा है चैत्र, तीसरा है बैसाख, चौथा है आषाढ़। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, फागुन के महीने में जो है चारों तरफ हरियाली छा जाती है। इस पाठ के अकॉर्डिंग जवाब देना है, अपने से दिमाग नहीं लगाना है ज़्यादा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि कवि के अनुसार किसके केस सुंदर, काले और घुंघरालू हैं? पहला है प्रेयसी, दूसरा है बादल के, तीसरा है धरती के, चौथा है गाय। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बादल के। केस मतलब क्या होता है? आप सभी जानते हैं, बाल को कहा जाता है, ठीक है। तो किसके बाल सुंदर और काले और घुंघराले हैं? तो बादल के। प्रेयसी, प्रियतमा का नहीं सोच लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि कविता में जल का बरसना किसका प्रतीक है? पहला है बारिश होना, दूसरा है शांति और सुख की स्थापना, तीसरा है प्यास बुझाना, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शांति और सुख की स्थापना बारिश बरसना का प्रतीक है। ठीक है, बारिश बरसना या जल बरसना किसका प्रतीक है? शांति और सुख स्थापना की। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि तप्त धारा का सांकेतिक अर्थ क्या है? पहला है गर्म धरती, दूसरा है सूखी धरती, तीसरा है दुखों से पीड़ित धरती, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इस पाठ के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दुखों से पीड़ित धरती। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि कवि ने निदाद अर्थात भीषण गर्मी से किसकी ओर इशारा किया है? पहला है अधिक गर्मी, दूसरा है सांसारिक कष्ट, तीसरा है असफलता, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सांसारिक कष्ट। ठीक है, भीषण गर्मी अर्थात सांसारिक कष्ट। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि फागुन महीने में कैसी हवाएं चल रही है? पहला है शुष्क हवाएं, दूसरा है नमी युक्त, तीसरा है मादक, चौथा है मंद मंद। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मादक, नशीला हवा चल रहा है। ठीक है, फागुन के महीने में सब मदमस्त हैं और हवा भी कैसी चल रही? तो मादक हवा चल रही है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि कवि ने बादलों का आह्वान करते हुए उनसे क्या करने का आग्रह किया है? पहला है ना बरसने का, दूसरा है बरसाने का, तीसरा है गरजने का, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर बी, बरसने का। ठीक है, तो कवि जो है बादल से आह्वान करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो है बरसिए, जम के बरसिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि बादल को कवि ने गरजने के लिए कहा है जिससे कि वातावरण क्या हो जाए? पहला है जोश और क्रांति से फैल सके, दूसरा है गर्मी समाप्त हो सके, तीसरा बच्चे डर जाए, चौथा चिड़िया उड़ जाए। तो कवि जो है बादल को गरजने कह रहा है, ऐसा क्यों कह रहा है? तो आपको बता दें इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जोश और क्रांति फैल जाए पूरे वातावरण में, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि कविता में बादल किसका प्रतीक है? पहला है भावनाओं का, दूसरा है सुख, तीसरा है दुख, चौथा है क्रांति का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, मेरे हिसाब से जो है क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रांति का। ठीक है, इसमें थोड़ा सा अगर किसी प्रकार का डाउट होगा तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, हमको तो लग रहा है क्रांति का। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि फागुन महीने के कारण लोगों के चेहरे पर क्या है? पहला मायूसी, दूसरा है डर, तीसरा है दुख, चौथा है खुशी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, खुशी है। ठीक है, फागुन का महीना का जिक्र है, उत्साह अट नहीं रही है और फागुन के कारण जो है सभी लोगों के चेहरे में क्या है? खुशी है, सब खुश है, सब मस्त है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि धराधर इसके लिए प्रयुक्त हुआ है? किसके लिए यहाँ पर होना चाहिए? इसके लिए नहीं। ठीक है, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? पहला है पृथ्वी, दूसरा है आकाश, तीसरा है समुद्र, चौथा है बादल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बादल के लिए। ठीक है, तो धराधर जो है बादल के लिए प्रयुक्त हुआ है, यानी कि बादल का क्या है? दूसरा नाम क्या है? धराधर है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता क्या है कि बादल अपनी गर्जन तर्जन से किसे घेर लेती है? पहला है समुद्र को, दूसरा है पृथ्वी, तीसरा है आकाश, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर सी, आकाश को। ठीक है, बादल जो है अपनी गर्जन तर्जन से आकाश को घेर लेती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि कविता अट नहीं रही है में किस ऋतु के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया गया है? पहला है ग्रीष्म ऋतु, दूसरा है वर्षा ऋतु, तीसरा है शरद ऋतु, चौथा है वसंत ऋतु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वसंत ऋतु। ठीक है, फागुन के महीने में कौन सा है? आपका वसंत ऋतु होता है और वसंत ऋतु के बारे में यहाँ पर चर्चा किया गया है और वसंत ऋतु की सौंदर्य का यहाँ पर चित्रण किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि निराला किस वाद से जुड़े हुए कवि थे? पहला है छायावाद, दूसरा है प्रयोगवाद, तीसरा है प्रतिवाद, चौथा है प्रगतिशीलतावाद। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, छायावाद कवि थे। कौन? निराला अर्थात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि निराला का जन्म कब हुआ था?
पहला 1887, दूसरा 1885, तीसरा 1897, चौथा 1899। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1897। ठीक है, यही ना बताए हैं। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि निराला ने इनमें से किस पत्रिका का संपादन किया था? पहला समन्वय, दूसरा है मतवाला, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या आपका? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। तो सूर्यकांत त्रिपाठी ने जो है आपका समन्वय और मतवाला दोनों ही पत्रिकाओं का संपादन किया था। ठीक है, चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी काव्य रचना निराला जी की नहीं है? पहला अनामिका, दूसरा परिमल, तीसरा सरोज स्मृति, चौथा झरना। तो यहाँ पर जो 4 रचना जो दिया गया है उनमें से एक जो है निराला जी की नहीं है, जो नहीं उसको पहचानना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, झरना जो है आपकी निराला जी की रचना नहीं है। और उनकी रचना कौन है? अनामिका है, परिमल है, सरोज स्मृति, ये सब निराला जी की रचना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था आज का आप लोग का महत्वपूर्ण क्लास। इसमें जो है जन्म वाला को हम थोड़ा सा मिस्टेक बता दें, इसको कर लीजिएगा 1899। ठीक है, 1899 में सूर्यकांत त्रिपाठी जी का जन्म हुआ था। ठीक है, इतना कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना सा, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।